हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। हम लोग एसएसबी की सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोगों ने आपको बहुत सारे टास्क के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, उसको कैसे क्लियर करना है वो भी बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनके हमें जीडी में लेक्चरेट में काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, और इंटरव्यू में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आर्मी विंग के लिए जा रहे हैं तो आपको आर्मी के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एयरफोर्स विंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो एयरफोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेवी से पूछ रहे हैं, नेवी से जा रहे हैं तो नेवी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। हमने एक सेशन में आपको आर्मी के बारे में जितना थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता बता दिया था। अब आज हम वही बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स कैसे इसका गठन हुआ, एयरफोर्स डे कब है, कैसे ये आगे चलती बढ़ती गई और कैसे धीरे धीरे 4-5 पायलटों से मिलकर बनी और आज दुनिया की सबसे विशाल वायुसेनाओं में से एक हो गई भारतीय वायुसेना। ठीक है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएसबी रिटेन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन राय डिफेंस एकेडमी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स एक्ट आया 1931 में, 1932 एयरफोर्स एक्ट। ठीक, 1932 में एयरफोर्स एक्ट लॉन्च हुआ, पास हुआ संसद से, और जिसके तहत 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ। और उस समय इंडियन एयरफोर्स में रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इसी का ड्रेस, यूनिफॉर्म, बैज, राउंडर, सब कुछ रॉयल ब्रिटिश आर्मी की थी। ठीक है, सब कुछ इसका रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स पे बेस्ड था। ठीक है, उस समय जो इसका गठन हुआ था वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो था, टू एड और सपोर्ट रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। ओके, उस समय इसका गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि ये रॉयल एयरफोर्स को सपोर्ट कर सके। ठीक, फिर इसी एयरफोर्स एक्ट के तहत टोटल आता है लगभग 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1933 को इसको अपना 4 वेस्टलैंड वापती विमान बाईप्लेन, इसका आपको फिगर हम यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग फिगर देख लेंगे। वेस्टलैंड वापती बाईप्लेन मिले इसको। बाईप्लेन 4 इसको वेस्टलैंड वेप्ती बाईप्लेन मिली। इसमें 5 इंडियन, टोटल 4, और इसके साथ टोटल आए 5 इंडियन पायलट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के इसका सबसे पहला स्क्वाड्रन हमारा बना 1 नंबर स्क्वाड्रन। ठीक, सबसे पहला स्क्वाड्रन 4 वेस्टलैंड व्यक्ति और 5 इंडियन पायलट, और इन सबको लीड कर रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल बाउचर। जो आगे चल के एयर वाइस मार्शल ही बने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सर ये सब तो ठीक है। अब सर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एयरफोर्स की,
एयर स्ट्राइक इसने सबसे पहले कहा कि, आइए वो देखते हैं। बात उन दोनों चल रहा था उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस समय जापानियों का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन, ठीक है, और जापान से आक्रमण हो रहा था बर्मा पे। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने जापानी आर्मी बेस, जापानीज आर्मी बेस था जो एराकान इन म्यांमार, उस समय से बर्मा का, ठीक है, म्यांमार, ठीक। सबसे पहला इसने अटैक इस पे किया, और इस अटैक से क्या हुआ, इस अटैक से जापान का जो बर्मा में आर्मी जापान की बढ़ती जा रही थी वो रुक गई और पीछे हटने पे मजबूर हो गई। तो उस समय अपनी इंडियन एयरफोर्स से खुश होकर किंग जॉर्ज 6 ने इसे रॉयल की उपाधि प्रदान की थी, ठीक। फिर बात आती है इसी समय की एक और घटना है, इससे थोड़ी सी पहले की। भारत से 45 लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो लोग ट्रेनिंग के लिए गए, वापस आए, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ, इन लोगों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। हालांकि आज़ादी के बाद इन लोगों को टोक्यो बॉयज की उपाधि दी गई, और इनमें से कुछ लोगों ने एयरफोर्स में फिर से ज्वाइन किया और एयरफोर्स में की सर्विस भी की, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सब 2 राष्ट्र बने, एक बना यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा बना डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। हालांकि पाकि है नहीं, खाली नाम रख लिया अपना, इसका नाम तो ना पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक। उस समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स टोटल 10 थे, 10 में से 10 इसे मिल गया स्क्वाड्रन और 3/10 इसे मिल गए। अब भारत में ये बन गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स, और पाकिस्तान में बना पाकिस्तान रॉयल एयरफोर्स, ठीक। फिर इसी समय इसका जो राउंडल था वो चक्रा कर दिया गया, चक्र, अशोक चक्र से प्रेरित होकर चक्र कर दिया गया, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, कश्मीर इशू पे पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादी बन के चली आई कश्मीर में, कश्मीर इशू हो गया। वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत की आर्मी गई। हालांकि इस युद्ध को दोनों ही पक्षों में ना तो पाकिस्तान ने ना तो भारत ने युद्ध माना, इसलिए इसमें डायरेक्ट एयरफोर्स जो थी वो हमारी फाइट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इसने वहाँ पे आर्मी को पहुँचाने में, रसद पहुँचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प की, ठीक है। और इसके बाद लगभग जब ये युद्ध समाप्त हुआ, हालांकि अभी भी जो युद्ध का मोटो था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी हम पूरा करेंगे उसे, ठीक है। फिर 1951 की बात आती है। 1951 में देश रिपब्लिक हो गया। तो जो अभी तक रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी इसे कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स, रॉयल हटा दिया गया, और जो राउंडल था वो चक्रा की जगह आपका जो मॉडर्न है, मॉडर्न वाला अडॉप्ट कर दिया गया, ठीक है। इसका भी फोटो हम आपको यहाँ पे साइड में लगा देंगे, ठीक। फिर बात आती है सर, इसके बाद हमारे एयरफोर्स कहाँ कहाँ गई। फिर इसी लगभग 10 साल के बाद, 9 साल के बाद 1960 में कांगो में एक बेल्जियम ने पहले कांगो पे कब्जा कर रखा था, जैसे ब्रिटेन ने हम लोगों पे कर रखा था। लगभग 75 साल तक शासन किया और कांगो में विद्रोह शुरू हो गया।
तो वहां पे भेजी गई यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स गई। तो वहां पे भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने नंबर 5 स्क्वाड्रन को भेजा और ये लगभग वहां पे 6 साल तक रही, पूरा वहां पे जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तब आई। ठीक है। और फिर 1960 इसके 2 साल बाद टोटल, सॉरी 1 साल बाद 1961 में लेट दिसंबर, मतलब 18 दिसंबर, ये डेट आप लोग याद रखेंगे। दिसंबर के मंथ में भारत के उस समय तत्कालीन जो शासन थे उन्होंने सोचा कि गोवा को भी भारत में शामिल करके भारत को यूनाइट करते हैं। तो इसके लिए एयरफोर्स को कहा गया कि आप लोग ऊपर से बॉम्बिंग कीजिए और बॉम्बिंग करके आर्मी को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो आर्मी ने सबसे पहले क्या, एयरफोर्स ने क्या किया, आर्मी तो अपना काम कर ही रही थी, एयरफोर्स ने जो उनके लॉन्च पैड थे, सॉरी जो उनके रनवे थे, जो उनके रनवे थे, उस रनवे पे बॉम्बिंग करी और इतनी बॉम्बिंग करी कि वो ध्वस्त हो गया। और वहीं पे उसकी उस समय की एक इम्पॉर्टेंट घटना ये भी है, वहीं पे 2 ट्रांसपोर्ट व्हीकल पड़े थे। इसी रनवे पे पुर्तगाल के 2 ट्रांसपोर्ट व्हीकल खड़े थे। लोगों की प्लानिंग थी इन लोगों की कि इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कोई हानि ना हो, इस पे कोई बम ना पड़े, ताकि पुर्तगालियों को हराने के बाद हम इस पे कब्जा कर लें और इसे अपना यूज करने में ले लें। लेकिन हालांकि पुर्तगाल के जो पायलट थे काफ़ी होशियारी से उन्होंने टूटे हुए रनवे से ही टेक ऑफ कर लिया और चले गए। फिर 1962, आप सबको पता है, आप लोग कैसे भूल पाएंगे, हमारे माथे का सिरमौर कश्मीर का एक हिस्सा टूट गया। 1962 साइनो इंडियो वार, भारत चीन युद्ध। इसमें तत्कालीन भारत के जो शासक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनकी जो टीम थी, उन्होंने एयरफोर्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। और इसका ये भी एक रीजन रहा कि जो हमारी अक्साई चीन पे पाकिस्तान चाइना ने कब्जा कर लिया, उसका एक ये भी रीजन था कि इंडियन एयरफोर्स उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। फिर आती है बात 1965 इंडो पाकिस्तान वार, आप लोग सब जानते हैं। इसमें पाकिस्तान की कैसे हार हुई थी, फिर ताशकंद समझौता हुआ, ठीक, ताशकंद ट्रीटी हुई। देन फिर 1971 इंडो पाकिस्तान वार, बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ओके। देन फिर बात आती है 1984 सियाचिन। 1984 पाकिस्तान ने भारत से समझौता किया कि सियाचिन के ग्लेशियर पे उतनी ठंड में वहाँ पे कोई भी अपनी आर्मी नहीं डिप्लॉय करेगा। लेकिन जैसे भारत ने जब अपनी आर्मी हटाई तो आतंकवादी वहाँ पे पहुँच चुके थे। फिर इसको फिर से सियाचिन कब्जा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और कब्जा कर लिया। ठीक। फिर 1987 श्रीलंका, मेघदूत। 1987 श्रीलंका में ऑपरेशन पुलवामा। श्रीलंका में क्या था, ऑपरेशन पुमालाई। ठीक। देन फिर 1987 1988 मालदीव। 1999 कारगिल वार। कारगिल वार आप लोग जरूर याद रखेंगे, 1999 कारगिल वार। इसमें इंडियन एयरफोर्स का क्या था, सफेद सागर, सफेद सागर। ओके, ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, क्लियर। चलिए, देन उसके बाद से जब भी आप लोग देख ही रहे हैं, कभी भी पाकिस्तान की फिर से भी हिमाकत नहीं हुई। एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक आप लोग सब जानते हैं। ठीक है। फिर
सर इसका मोटो क्या है? हिस्ट्री हमने देख ली, अब आते हैं प्रेजेंट पे। मोटो, इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, नवम स्प्रस्यम दीप्तम। ठीक, फिर कमांड सर, इंटरव्यू में क्वेश्चन इसी पे आते हैं, कमांड पे। इसके टोटल कितने कमांड है और वो कमांड कहाँ कहाँ है, बस क्वेश्चन जो होगा आपका इसी पे होगा। इंटरव्यू में अक्सर बच्चों कैंडिडेट्स को पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ते। ठीक है, पहला सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, हालांकि अब तो ये प्रयागराज हो गया है। ठीक, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। दूसरा कमांड ईस्टर्न कमांड शिलोंग। देन तीसरा कमांड साउदर्न कमांड, साउदर्न कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। ठीक, देन सर साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, वेस्टर्न कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसके बाद दो और बचते हैं, एक ट्रेनिंग, छठवां ट्रेनिंग और सातवां मेंटेनेंस। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, मेंटेनेंस नागपुर। बेंगलुरु और मेंटेनेंस नागपुर। ये हो गए टोटल हमारे कमांड। ओके सर, इसके बाद क्या पूछा जाता है? इसके बाद जिनसे भी पूछा जाता है, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा एयरफोर्स में ज्वाइन करना हमारा पैशन है, तो उसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि आप हमें एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ बताइए, 3, 4, 5 एयरक्राफ्ट का नाम बता दीजिए। और जो इस क्वेश्चन पे जो झूठ बोलते हैं कि एयरफोर्स हमारा पैशन है, वो फंस जाते हैं। इसलिए हम इसे भी पहले याद कर लेते हैं। एयरफोर्स की जो भी हमारी है एयरक्राफ्ट, वो हम देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट में सबसे पहला नाम सुखोई 30 MKI, देन मिराज, देन तेजस, देन MiG-29, MiG-21, राफेल। क्या हो जाएगा? राफेल, देन तेजस, देन मिराज 2000 सॉरी, MiG-29, MiG-21। ओके, बस इतना बहुत है। एक टाइप का आपको सिर्फ दो नाम याद रखना होगा, और दो नाम याद रखना कोई बहुत टफ काम तो है नहीं। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए अपने पास ग्लोब मास्टर C-130J, ग्लोब मास्टर हो गया। और क्या हो गया? 276J गजराज, 76S गजराज। इसको बोलते हैं गजराज, किंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, देन हेलीकॉप्टर की सर बात आती है। इसमें भी दो आप लोग याद रखेंगे, HAL ध्रुव, और दूसरा HAL ध्रुव और HAL चेतक। ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर बात आती है सर UAV की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें आप लोग सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, DRDO लक्ष्य। यह नाम आप लोग बहुत, इस पे अक्सर
इस समय जो भी जितने भी हो रहे हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर कैंडिडेट इस पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब बात आती है सर मिसाइल सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम। तो मिसाइल सिस्टम में दो टाइप होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता होगा, ऐसी मिसाइल जो सरफेस से पहले अंतरिक्ष में जाती हैं फिर अंतरिक्ष से लौट के तब प्रहार करती हैं। और नॉन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में नहीं जाती, डायरेक्ट प्रहार करती हैं। ठीक है, तो अपने पास नॉन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए क्या क्या है, आकाश, ब्रह्मोस, नाग, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, अग्नि। ठीक, ये हो गई। फिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अपने पास S-400, ठीक है, S-300 और सैम सरफेस टू एयर मिसाइल भी अपने पास है। इस तरह से आप लोग एयरफोर्स का सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, एयरफोर्स में इतना जानकारी आपके लिए जितना कि एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए उतनी हमने आपको यहाँ पे बता दी। आप ये सब कुछ देख लेंगे, 1-2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई बहुत रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इजी भी है, कोई बहुत टफ नहीं है। और आपका अगर पैशन है ज्वाइन करना तो आपको ये याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल या S-400 इस पर GD में लेक्चरेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको चाइना से क्या थ्रेट है, चाइना को काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है, इस पर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन GD में आते हैं। तो उनको याद करने के लिए आपको सबसे पहले इसे देखना होगा। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा गैप हो गया था पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी व्यस्तता के कारण, लेकिन अब से आपको कंटिन्यूसली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि आपकी SSB की जो डेट है वो भी बहुत क्लियर नज़दीक आ चुकी होंगी। ठीक है, आप लोग जो भी चूज किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट होगी। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आस पड़ोस में थोड़ी सी सफाई स्वच्छता का ख्याल रखिए। कोविड-19 का 3rd वेव हालांकि भी खतरा तो अब कम हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के रहिए क्योंकि RT-PCR निगेटिव आएगी तभी आप SSB दे पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा सपना, पूरा का पूरा करियर बर्बाद कर दे। ये आप बचा के रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।